को मोल्ड बोल पिलो है देंगे। मोल्ड बोल पिलो है, फिर आपको वो देंगे। और उसके बाद आपको 2 या 3 पिलो जो है हेरो के देंगे। और हेरो के देने के बाद फिर आप उसमें लेज़र लेवलर जो है वो देना पड़ेगा। लेज़र लेवलर ये होगा कि आपकी जो ज़मीन है वो प्रॉपर तरीके से लेवल होगी। अगर लेवल सही तरीके से नहीं होगी तो इसमें भी ये हो सकता है कि वीट क्रॉप को वो स्ट्रेस में ले जाता है। और फिर हम यही कहते हैं कि हमने अच्छे तरीके से उसको पानी भी दिया, फर्टिलाइज़र भी दिया, तो फिर ये उसमें जो है वो उसकी ग्रोथ क्यों रुक गई। अगर वीट क्रॉप को जो पानी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो जितने इंच तक चाहिए होती है, अगर उनसे बढ़ गई तो लाजमी है क्रॉप आपका स्ट्रेस में चला जाता है। और दूसरी बात यही होती है कि अगर वो जो हमारी सॉइल है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, और उसके बाद जब वीट आप ग्रो के हो जाए तो अगर आपकी लेवल में हो गई तो लेवल होने के बाद फिर आप उसमें जो है मेन्यूअर हो गए वो देंगे। मेन्यूअर भी कितना देना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर वीट क्रॉप का आपका 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में आप जो है 10 टन जो है मेन्यूअर देंगे, जो 40 से 50 दिन तक बाहर पड़ा हो, सड़ा हुआ हो, और वो ताज़ा नहीं है। अगर आप ताज़ा दोगे तो उसमें ये होगा कि वो बहुत जो है वो गर्म होता है, उसमें आपको जो क्रॉप है उसको वो जला देगा, और उसमें जर्मिनेशन आपकी जो क्रॉप की है वो सही तरीके से नहीं होगी। और जब आप लेज़र लेवल की एप्लीकेशन दोगे तो आपकी जो पानी की जो रिक्वायरमेंट क्रॉप को है वो कम पड़ती है। और ये ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ज़मीन को ये अच्छे तरीके से खोल भी लेता है, लेवल भी होती है। और लेज़र लेवल का जब आप इस्तेमाल करोगे तो ज़मीन में आपका हार्ड पेन जो है वो नहीं बनेगा। गुलाम नबी, और इसको जो है आप आगे करें। अब आती है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की बात की जाए कि ये जो आपका चैप्टर है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। बेसिकली जो हमारी डेली की प्रैक्टिस जो वीट की होती है, तो ये होती है कि जब हम वीट को ग्रो करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एकड़ में जो है 1 बैग जो है डीएपी की बेसिल डोज पे दे देते हैं। उसके बाद जो है हम वीट ग्रो करते हैं, और उसमें आपका पर एकड़ जो है होता है आपका 50 केजी की जो डीएपी की बैग होती है वो 1 एकड़ में आप देते हैं। उसके बाद जब आपने वीट की सोइंग करने के बाद 15 दिन में हम फिर उसको जो है 50 केजी पर एकड़ जो है नाइट्रोजन देते हैं। और दूसरी बात ये, जब क्रॉप दूसरी स्टेज में आपका चला जाता है, मैंने आपको जो और भी स्टेजेस बताई थी, तो हर एक स्टेज में फिर आपको जो है आपको फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर देखा जाए कि टोटल फर्टिलाइजर की मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सोइंग टाइम के लिए, तो फिर आपके वीट क्रॉप को जो है वो 120 केजी जो है आपको नाइट्रोजन देनी चाहिए, और 60 केजी आपको जो है फास्फोरस देनी चाहिए। और इसमें भी आपको एक टेक्निकल ये भी चीज़ें होती हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज़मीन की टेस्ट की होगी, अगर उसमें फास्फोरस की कमी है तो फिर आप उसमें जो है फिर 60 केजी फास्फोरस दे सकते हैं। अगर फास्फोरस की कमी नहीं है उस सॉइल में तो फिर आप 60 केजी ना दे, जो रिक्वायरमेंट आपके क्रॉप की है वो आप दे सकते हैं। अगर पोटाश की बात की जाए तो फिर पोटाश इसको जो है 40 केजी देंगे। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है आपका वीट के लिए, वो है जिंक। जिंक जो है हम 10 केजी पर एकड़ जो है वह देते हैं, क्योंकि जो आपका जिंक फर्टिलाइज़र होता है वो नंबर ऑफ टिलर्स जो प्लांट के हैं वो बहुत इम्प्रूव करता है। नंबर ऑफ टिलर्स अगर आपको बढ़ाने होते हैं तो फिर आपको जिंक की एप्लीकेशन जो है दी जाएगी। और दूसरी बात ये है, अगर आप लेट सोइंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका फर्टिलाइज़र का जो रेट है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बात करनी पड़ेगी तो फिर आपको ये 70 केजी, अगर आप 120 केजी दे रहे हैं तो फिर आप थोड़ा 10 किलो या 15 किलो थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि अगर आपकी वीट लेट लगा रहे हैं तो लाजमी है वो मेच्योर भी लेट होगी।
अगर आप उसकी फर्टिलाइज़र की मैनेजमेंट अच्छे करेंगे तो वो जल्द से जल्द मैच्योर भी हो जाएगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और दूसरी आपकी ये है कि अगर आपकी ग्रोथ क्रॉप की अच्छी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको काऊ डंक मैन्योर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो 6 टन है पर हेक्टर। तो अगर आप हेक्टर की बात करते हैं तो लाजमी है आपको 1 हेक्टर में आपके 2.4 जो है वो एकड़ आ जाते हैं। तो लाजमी है, अगर हमारी जो ये जो रिकमेंडेशन है ये तो बेसिकली बुक की है। अगर हमारी नेचर ऑफ सॉइल की देखी जाए तो लाजमी है, उसमें नाइट्रोजन है वो 100% डिफिशेंट है। फास्फोरस जो है वो आपका 80% या से 70% डिफिशेंट है। पोटाश भी आपका जो है वो डिफिशेंट है। ऑर्गेनिक मैटर हमारी जो सॉइल्स हैं तो लाजमी है, वो तो है ही नहीं, वो 1% भी नहीं है। 0.1%, 0.98% है, मन एक भी नहीं है। तो अगर उसके मुताबिक, अगर हमारे सॉइल के कंडीशन के मुताबिक चलना है तो फिर जो रिकमेंडेशन आती है वो आपकी 10 टन की आती है। मगर मगर ये जो हमारे पुराने बुक लिखे हुए हैं तो उसमें अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उसमें 6 टन होता है। तो अब ये जो रिकमेंडेशन साइंटिस्ट ने चेंज की है वो 10 टन 10 तक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप डिवाइड कर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो उसके आपके 2 पार्ट हो। फर्स्ट आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो आप देंगे 20 डेज में। अगर आपका क्रॉप 20 डेज का हो गया तो फिर आप फर्स्ट डोज जो है नाइट्रोजन का देंगे। सेकंड डोज जो आप नाइट्रोजन का देंगे वो 40 या 45 दिन के बाद देंगे। और दूसरी बात ये है, अगर आप कम फर्टिलाइजर क्रॉप को देंगे तो उसके लिए बहुत टेक्निक्स होती हैं। अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो आपका अच्छे तरीके से आपका फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा और आपकी जो फर्टिलाइजर की कास्ट है वो भी बच जाएगी। तो उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक्स यूज होती हैं, आपकी फर्टिगेशन होती है और आपकी फोलियर एप्लीकेशन होती है। अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ कि अगर एकड़ के हिसाब से अगर हम जो है फोलियर एप्लीकेशन की जाए तो उसके लिए रिकमेंडेशन होती है आपके जो है तकरीबन 10 kg पर एकड़ जो है आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप जो है फोलियर स्प्रे के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं तो लाजमी है इसमें उसके लिए फिर आपको 50 kg की जो आपकी नाइट्रोजन की बैग होती है वो यूज करते हैं। और उसका मेथड ये होता है फर्टिगेशन के, जब हम ड्यूरिंग एरीगेशन क्रॉप को दे रहे होते हैं तो एक बड़ा सा हमारे पास कंटेनर होता है, उसमें हम फर्टिलाइजर की बैग जो है वो डालते हैं, फिर उसी को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जैसे ही फील्ड में पानी जाता है फिर उसी ही जो टैंक होता है उसकी जो शावर होती है या नूली होती है फिर हम उसको खोलते हैं तो वो उस पानी के साथ क्रॉप में चला जाता है। और दूसरी टेक्निकल में आपको बात बताना चाहूँ कि जब हम फर्टिगेशन करते हैं और आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो उनमें दो चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अगर आपको फोलियर स्प्रे करना है तो उसमें यह होगा कि अगर आपने थोड़ी भी कंसंट्रेशन फर्टिलाइज़र की या थोड़ा भी फर्टिलाइज़र आपने बढ़ा दिया तो आपका क्रॉप जो है वो जल भी सकता है, स्ट्रेस में चला जा सकता है। फर्टिगेशन में ये होता है, अगर आपकी ज़मीन अच्छी तरीके से लेवल नहीं हुई और आपने फर्टिगेशन की, अगर ज़मीन एक जगह से लेवल में है दूसरी जगह उसकी जो है वो नीचे है तो लाजमी है नीचे में साइड में आपका पानी जो है वो बहुत खड़ा हो जाता है। जब पानी बहुत खड़ा जो हो जाता है तो लाजमी है वहाँ पे फर्टिलाइज़र जो आप फर्टिगेशन कर रहे हैं तो वो क्रॉप को टॉक्सिसिटी फैलाएगा और वहाँ पे ये होगा कि आपके वीट क्रॉप के है जो उसकी ग्रोथ है या उसकी यील्ड के ऊपर भी उसके जो है नेगेटिव असरात पड़ते हैं। अब दूसरी बात तो ये मैंने बता दी, और दूसरी बार ये है कि वीट क्रॉप की अगर आपको ये है कि सल्फर फर्टिलाइज़र है वो भी आप दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है जो अम्यूनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है या सिंगल सुपर फास्फेट है ये हम यूज़ कर सकते हैं। और देखा जाए तो मोस्टली हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो नाइट्रोजन और डीएपी फर्टिलाइज़र की होती है और हमारे जो फार्मर है वो उनको यही होती है। अगर हम डीएपी देते हैं
तो डीएपी में दो फायदे यही होती है कि उसमें दो न्यूट्रेंट होते हैं। अगर आप उसमें एसएसपी दोगे तो एसएसपी में ये होगा कि आप उसी क्रॉप को सिर्फ फास्फोरस दे रहे हैं। तो डीएपी इसलिए हम दे रहे हैं कि डीएपी में अंदर जो है हमारे दो न्यूट्रिएंट है, तो हम दो फायदे ले रहे हैं, एक नाइट्रोजन का ले रहे हैं, दूसरा हम फास्फोरस का दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि और मेन्यूअर जो है वो भी आप जो है दे सकते हैं वीट क्रॉप को, वो भी आप जो है 50 या 60 kg पर हेक्टर उसमें नाइट्रोजन सेव करता है। ये होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से देंगे, ऐसे नहीं कि अगर आपने मेन्यूअर जो है 1 साल में दिया फिर आपने 2 साल या 1 साल नहीं दिया, तो फिर ये आपकी जो नाइट्रोजन की सेविंग होती है 50 या 60 kg पर एकड़ वो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से ईयर वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे और माइक्रोब्स इन मेन्यूअर को मजीद डिकम्पोज कर रहे होंगे और उसमें ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो फिर आपकी नाइट्रोजन की जो सेविंग होती है 50 से 60% फिर होगी। अगर एक मरतबा दिया तो फिर नहीं होगी। दूसरी बात, जो मैनेजमेंट फर्टिलाइजर मेन्यूवर और यील्ड ये सही तरीके से करेंगे तो लाजमी है यील्ड भी बढ़ेगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट गुलाम नबी। हेलो। हाँ ठीक। दूसरे आपके आते हैं मेथड ऑफ सोइंग, तो इसमें मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम होता जा रहा है, तो राइस क्रॉप है मुझे उसको भी टाइम देना पड़ेगा। तो आपके जो वीट क्रॉप है उसके 6 मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग है और बियॉन्ड पिलो है, लाइनिंग सोइंग है, ड्रिलिंग है, डबलिंग है, और दूसरा आपकी जो है फरो है, ये एरीगेटेड राइस बेस्ड है। और ये मेथड जो है एडवांस जो है यूज़ होते हैं, मोस्टली जो हमारे सिंध में यूज़ होता है या पाकिस्तान में यूज़ होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग का होता है, और दूसरा आपका जो होता है ड्रिलिंग का होता है। ये मोस्टली दो मेथड जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास यूज़ होते हैं। बाकी जो ये और मेथड आपके हैं वो रिसर्च में या और इंस्टीट्यूट है उनमें यूज़ होते हैं। बाकी जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग ये दोनों करती है। नेक्स्ट गुलाम नबी। तो दूसरी बात है शेड्यूल ऑफ इरिगेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट इरिगेशन आपको वीट क्रॉप को नंबर ऑफ इरिगेशन जो आपके वीट क्रॉप के होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इरिगेशन वीट क्रॉप के कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए 4 से 5 इरिगेशन। और दूसरी फर्स्ट इरिगेशन आप 20 to 25 डेज जो है आफ्टर सोइंग जो है आप देंगे, तो लाजमी है उसमें आपको क्राउन रूट इनिटेशन होती है, उसमें उसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी आपका सेकंड इरिगेशन है वो 40 से 45 दिन होते हैं, उसके बाद आप देंगे तो लाजमी है इस इतने डेज में फिर आपकी टेलरिंग स्टेज आ जाएगी। और थर्ड आपका जो इरिगेशन है वो आप 70 से 75 डे आफ्टर सोइंग जो है वो उसमें आपकी लेट जो है जॉइंटिंग स्टेज आ जाएगी। और फोर्थ इरिगेशन जो आपका है और उसमें आप 90 to 95 डेज हो गए और वो फ्लावरिंग की स्टेज है उसमें देना पड़ता है। और दूसरा आपकी जो है फिफ्थ है वो आफ्टर जो आपका 110 या 115 डेज ऑफ सोइंग स्टेज होगी। तो इसमें एक टेक्निकल जो आपकी बात है, ये जो आपकी फिफ्थ इरिगेशन है वो डिपेंड आपका ये करता है कि अगर इस स्टेज में अगर थोड़ी ग्रेन फिलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है तो फिर आपको फिफ्थ इरिगेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो दाना है वो सही तरीके से मेच्योर नहीं हुआ है तो फिर आप उसको फिफ्थ इरिगेशन दे सकते हैं। अगर फोर्थ इरिगेशन तक उसकी जो है मेच्योरिटी हो गई है, अगर आप उसके बाद उसको इरिगेशन देंगे तो हमारा जो वीट क्रॉप होता है वो गिर जाता है। तो मोस्टली यही होता है कि जब फिफ्थ इरिगेशन का टाइम आता है तो मोस्टली हमारे सिंध की जो क्लाइमेट होती है तो उसमें बहुत हवाएं भी लगती है और कुदरती तौर पे बारिश पड़ जाती है, तो हमारा वीट क्रॉप जो है उसमें भी मुतासर होता है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि फिर उस जो ग्रेन है वो स्ट्रेस में चला जाता है। और नेक्स्ट ये गुलाम नबी।
और आपकी जो है क्रिटिकल स्टेजेस आपकी वाटर के हिसाब से है जो आपकी रूट की है। तो फर्स्ट आपकी क्राउन रूट है वो 20 से 21 डेज तक होती है। और टिलरिंग स्टेज ये भी, तो गुलाम नबी इसको आगे करे, ये हमने जो है ना बता दिया है। इसमें एक चीज रह रही होती है जो लास्ट वाली ड्राउट वाली, उसमें ये होगा कि जो हमारे एरिड और सेमी एरिड जोन्स होते हैं जहाँ पे इरिगेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे ये जो है स्टेज बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर इस स्टेज पे सही तरीके से इनको क्रिटिकल स्टेज में नहीं मिला तो वहाँ पे जो है ग्रोथ में और ग्रेन की जो डेवलपमेंट है इसको मुतासर करती है। इसको नेक्स्ट करें, बाकी तो मैंने वो पहले बता दिए हैं। तो दूसरी बात है जो वीड मैनेजमेंट है वीड क्रॉप के हिसाब से, तो मोस्टली हमारे पास जो वीड की कंट्रोल वीट में होता है, तो देखा जाए कि जो कल्चरल कंट्रोल है वो बहुत कम किया जा सकता है, वो इतना नहीं करते। मैकेनिकल जो कंट्रोल है तो हमारे जो फार्मर मोस्टली यही करते हैं, अगर हाथ से या और कोई भी मेथड होते हैं वो यूज़ नहीं करता। हमारे पास जो मोस्टली जो यूज़ मेथड होता है वो पेस्टिसाइड का ही होता है, वीड कंट्रोल जो वीडिसाइड ही हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर वीट क्रॉप में वही होती है। अगर इन कल्चरल प्रैक्टिस को हम यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है जो हम वीडिसाइड अप्लाई करते हैं तो वो सही वो नहीं होगी। तो वीडी साइड या कल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम वीट क्रॉप को फर्स्ट इरिगेशन देते हैं। जब हम रेज करते हैं, सिंधी में जिसको रेज कहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये होता है जब हम फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उस सॉइल को पानी देते हैं। पानी क्यों देते हैं कि सॉइल हमारी जो है नरम हो जाए, उसके बाद उसको हम टिलेज दें। तो जब सॉइल को हम इरिगेशन देते हैं, इरिगेशन देने के बाद 5 या 7 दिन तक हमारे कुछ वीड आ जाते हैं। तो ये होता है फिर उन्हीं वीडों के वीड के ऊपर हम जो है वो ट्रैक्टर चलाते हैं, हर देते हैं या पिलो देते हैं। तो वो जो भी उसी टाइम के जो वीड्स होते हैं वो आपके जो ग्रो हो जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब आप टेटलेज प्रैक्टिसेस वहाँ पे करते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से कल्चरल प्रैक्टिस की जाए तो लाजमी है आपका जो वीडी साइड का जो कास्ट हो करते हैं तो वो आपकी आहिस्ता मिनिमाइज हो सकती है। नेक्स्ट। हाँ, अब थोड़ी ये चीज़ है और आपका दूसरा है आपका राइस क्रॉप, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको वीट के लिए बताई थी जो अच्छा सदाम, मुख्तलफ। अ, जी जी। च- राय से चलने से पहले हम एक बात जो है ना वो मेरे जहन में भी आ रही थी। क्योंकि हमारा जी जैसे खासतौर पे प्रॉब्लम आता है कि वीट ब्लास्ट है जो कॉमनली जो अटैक जी। होता है, तो वो मेहरबान करके जो है ना वो भी बताते जाएं, ताकि चार अच्छा, पांच जो भी डिजीज मेन का होते आप जो हैं। जी जी पूछ जी रहे जी, हैं, वो डिजीज का विषय। है। हाँ, जी जी। डिजीज असल ये अब अगर मैं आपको वीट की जो डिजीज बताऊं ना, तो मोस्टली जो हमारे पास वीट के ऊपर जो डिजीज लगती है वो बेसिकली रस्ट लगती है। और दूसरी हमारी जो वीट की डिजीज होती है वो रूट ब्लाइट होती है, रूट राट होती है, और भी फ्लैग लीव्स जो है वो लगती है। बेसिकली ये जो फ्लैग लीव्स है या रूट राट जो आपकी लगती है, ये बेसिकली पाकिस्तान या सिंध में इतनी नहीं लगती है। ये इंडिया या और कंट्री है उसमें लगती है। बाकी पाकिस्तान में और सिंध में जो मुतासर हमको डिजीज करती है वो हमें ज्यादातर रस्ट करती है, और डिजीज जो है वो इतनी जो है वो नहीं करती है। अगर देखा जाए कि वीट क्रॉप के भी जो इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का भी इतना जो है वो तो असर नहीं होता है। बाकी ये चीज होता है कि पहले हमारे पास लीफ माइनर जो होता था वो हम उसको माइनर पेस्ट कहते थे। तो अब देखा जाए कि ये पेस्ट जो है अब वीट के ऊपर भी आ रहा है, राइस के ऊपर भी आ रहा है, मेज ग्राफ के ऊपर भी आ रहा है। अगर इसका अटैक देखा जाए तो एज कंपेयर आपके राइस और वीट इनमें थोड़ा कम लगता है, मगर आपका जो मेज है उसमें ज़्यादा लगता है। और वीट में भी अगर इसको अगर फेवरेबल टेम्परेचर या मॉइस्चर मिल जाता है तो कहीं कहीं पे ये आपका लीफ माइनर जो है वो वहाँ पे भी लगता है। तो अब ये भी वीट के ऊपर इनका बहुत जो होता है। और दूसरा कम से कम जो
लगता है वो स्टीम बोरर जो है वो वीट को भी लगते हैं, वीवल्स जो है वो भी लगते हैं। बाकी और भी ऐसा कोई भी नुकसानकार या डिजीज इतनी जो है, जैसे काटन की बात की जाए तो अगर उसमें CLC लीफ कल वायरस डिजीज लगती है, या बैक्टीरियल पिलाइड लग जाती है, या वाइट फ्लाई, ये सारी चीजें होती हैं, जेसिड होती है, या बोरर्स होते हैं, पिंक बालवम, ऐसे कोई भी डिस्ट्रक्टिव जो पेस्ट कहा जाए वीट के हिसाब से तो नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें ज्यादातर जो लीफ माइनर है उनका अटैक जो है होता है। अगर डिजीज में अगर कोई एक ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ वीट क्रॉप, तो आप कहेंगे ये जो रस्ट है वो डिजीज जो है वीट के ऊपर लगती है। बाकी और जो है डिजीज जो है वीट क्रॉप को इतनी जो है मुतासर नहीं करते। बेहतर है, तो राइस की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम जी। बच गया है? 36 हो गए हैं, तो आधे घंटे में आपको वाइंड अप करना होगा। अच्छा, तो गुलाम नबी, या मैं ऐसे करूँगा कि जो राइस क्रॉप, अभी मैं थोड़ी इनकी जो स्लाइड है वो मैं इनको थोड़ी कवर करवा देता हूँ। अगर दूसरा जो मेरा लेक्चर होगा ना, तो जैसे मैंने इनको अच्छा, ऐसे वीट की सदाम, ऐसे कर लेते जी हैं, जी। पार्टिसिपेंट्स की मैंने चैट ओपन कर लिए, उनसे राय ले लेते हैं। अगर वो कहते हैं कंटिन्यू करें तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो 2 मिनट 1 मिनट राय ले लेते हैं, क्या कहते हैं अपनी? हाँ भले आप राय जी हाँ जी। हाँ हाँ। हमें राय से कंटिन्यू करनी चाहिए या वीट पे ही डिस्कशन एंड करनी चाहिए? आपकी चैट बॉक्स जो है ना ओपन है, मेहरबानी करके कमेंट करें। गुलाम नबी, एक मैं सजेशन दे दूँ। जी जी जी, बोलें। असल बात यह है कि ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे जो लेवल थी ना, तो मैंने वीट के भी बहुत इम्पोर्टेंट डीप पॉइंट जो है वो मैंने इनको थोड़ी रियायत दी है। राइस की भी और बहुत अच्छी पॉइंट मेरे पास है जो मुख्तलिफ टेस्टों में की जाती है। अगर जान छुड़ाने वाली बात करूंगा ना, तो जो हम चीज़ इनको अगर पूछाना चाहते हैं इनकी टेस्ट के बेहतरी के लिए, तो मैं ये चाहूँगा कि जो अब मेरे स्लाइड में चीज़ें आ रही हैं, तो मैं अभी इनको ये चीज़ें जो है बताता जाऊँ। बाकी जो मेरा नेक्स्ट जो होगा ना लेक्चर, तो उसी में फिर मैं थोड़ा आधा घंटा इनके लिए निकाल के, तो उसी दिन में ये भी इनको एक रियायत दे सकता हूँ कि जैसे मैं 10 बजे तक लेक्चर हमारा ख़त्म होगा ना, तो उसी डे में फिर मैं 10:30 तक करूँगा, क्योंकि जो राइस और वीट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनमें से जो मैं इनको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जो हमारे मुख्तलिफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के ये बुक्स पढ़ने ना, इनमें से इनको ये चीज़ें सही तरीके से नहीं मिलेंगी। जो ये चीज़ मैं इनको एक एक पॉइंट वन लाइन में बताता जा रहा हूँ। अच्छा, सदाम, इस तरह से करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से भी जी ये है कि हमारे जो मेजर क्रॉप हैं, राइस, वीट, शुगर केन और हमारी कॉटन है, तो जी। लेंदी होगा। अभी काफ़ी पार्टिसिपेंट यही कर रहे हैं कि हम वीट पे एंड करते हैं अभी। जो है ना अपन क्या बोलते हैं कि ओपन करते हैं कि चैट बॉक्स वही ओपन है। जो अगर किसी का क्वेश्चन है तो हाँ वो भले काइंडली पूछ भले, सकते हैं। क्वेश्चन है वो तो पूछे, जा कोई चीज रह गई है तो पूछे, मैं वो भी रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बेहतर है, आपकी चैट बॉक्स ओपन है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेहरबानी करके सारे ना पूछें, एक साइड वेट कर लें, ताकि क्योंकि हमारा टाइम भी ऊपर से ख़त्म हो रहा है। अच्छा, डिस्कस में आपको बताता जाता हूँ सदाम, आपकी आसानी के लिए। सर्विस की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी थी? अच्छा, वाटर रिक्वायरमेंट के हवाले से पूछ रहे हैं। हाँ, अगर देखा जाए कि वीट की जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट है, कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ एरिगेशन पूछ रहा है तो उसकी 4 से 5 है। अगर ये एकड़ इंच की पूछ रहा है वीट क्रॉप की, तो फिर मैं ये बताता चलूंगा, जो टोटल वो एकड़ इंच जो वीट क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है तकरीबन 8 से 10 इंच तक। जो को पानी जो है वो, अगर एकड़ इंच की बात की जाए कि वीट क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है, अगर टोटल इरिगेशन ये पूछ रहा है तो फिर 4 से 5 इरिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं वीट क्रॉप के लिए। अच्छा, ये इरशाद का क्वेश्चन है कि सर टाइटिकम स्पीशीज के अंदर जो भी वेराइटीज आती हैं सबका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है?
नहीं, सेम नहीं होता है। ये स्पेसीज जो मैंने आपको बता दी ना, ये जो हमारे काफी बुक्स में लिखा हुआ आता है ट्राइट्रिकम एस्टिवम। ट्राइट्रिकम एस्टिवम जो होती है उसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 42 है। बाकी जो स्पेसीज मैंने इनको बताई है, किसमें 28 होती है, किसमें 14 होती है, ये इनका कांस्टेंट जो है क्रोमोसोम नंबर नहीं है। ये मैंने आपके जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा ट्राइट्रिकम एस्टिवम। ट्राइट्रिकम एस्टिवम ये आपकी एक स्पेसीज हो गई जो पाकिस्तान में ग्रो होती है। तो उनमें आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो ही जो है 42 होंगे। बाकी जो मैंने आपको अदर स्पेसीज बताई है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो आपके कम या बहुत होते हैं। अच्छा सदाम, एक ये कर लेते हैं कि क्योंकि पहले वाली स्लाइड्स, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज़ टूट रही थी, तो हम जो दूसरे क्वेश्चन है वाटर से रिलेटेड है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, इवन फर्टिलाइजर से, वो ले लेते हैं। बस जैसे हमारा सेशन दोबारा स्टार्ट होगा तो वो दो वाली पहले कम से कम जो आपकी तो 10 मिनट वाली। सुनो सुनो, एक हमारे दोस्त ने सवाल मुझसे किया है कि मैंने यहाँ पे देखा है कि क्राइपोसिस। जी जी। क्राइपोसिस भाई इसको बोलते हैं जो आपके व्हीट क्रॉप का जो फ्रूट है ना, ग्रेन, उसको क्राइपोसिस बोलते हैं। फ्रूट जो आपका व्हीट का हो या राइस का हो, उस फ्रूट का जो टेक्निकल टर्म है, इसे समझो बॉटनिकल टर्म है, उसको हम जो है क्राइपोसिस कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो सर प्लीज डिस्क्राइब द टिलरिंग एंड डफ। बूटिंग स्टेज ये कह रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ये है ना, अगर आपने, मैंने आपको जो ये टिलरिंग स्टेज बताई है, ये आपकी जब जर्मिनेशन हो जाती है, जर्मिनेशन होने के बाद फिर आपकी जो स्टेजेस आती है टिलरिंग की, तो टिलरिंग में ये होता है कि लाजमी है नंबर ऑफ टिलर जो हमारे प्लांट्स में होते हैं, किसमें तकरीबन 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वैरायटी के ऊपर। अगर आपके नंबर ऑफ टिलर इस स्टेज में कम होते हैं तो उसकी वजह होती है आपकी एरिगेशन की मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट की मैनेजमेंट, सॉइल की कंडीशन, और आपकी जो इन्वायरमेंट या वेदर है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ गई तो ये इस स्टेज को मुतासर कर देती हैं। और दूसरी आप जो बूटिंग स्टेज की है, तो इसमें आपकी यही होती है जो हमारे वीट क्रॉप है उसमें से दो आपके लीफ निकलते हैं। एक आपका फ्लैग लीफ निकलता है और दूसरा आपका और लीफ मदर लीफ होता है। जो फ्लैग लीफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके बूटिंग स्टेज में निकल जाता है। उसमें यही होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इसी लीफ से होता है। फिर जो भी आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस लीफ में होगा तो लाजमी है सनलाइट उसमें जाती है। अगर वो लीफ सही तरीके से मेच्योर नहीं हुआ या वहाँ पे रस्ट लग जाती है उस स्टेज में, तो फिर आपकी जो है ना, वहाँ पे भी क्रॉप को वो ग्रोथ को या उनकी ग्रेन की जो साइज होती है या आपकी यील्ड है वो भी उनको मुतासर कर देता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन। हाँ, ये जो गिलोटिन जो आपकी प्रोटीन, उसका फंक्शन ये होता है जो आपकी वीट, हम ये आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे हम खाना बनाते हैं, तो जैसे रोटी, अगर ग्लूटेन आपके माना वीट में सही तरीके से नहीं होगा, जो आपकी रोटी की लेंथ होती है, जहाँ हमारे जब घर में रोटी बनती है तो आटे को गूंथते हैं, तो अगर ग्लूटेन नहीं होगा तो आपकी रोटी भी सही तरीके से नहीं बन जाएगी। और ये ग्लूटेन हम कहते हैं जो वीट के अंदर प्रोटीन होती है उसको कहते हैं। अगर ये नहीं होगी तो अगर रोटी के अंदर आपका जो स्वाद होता है या आपकी टेस्ट होती है वो आपकी के मुतासर होती है। सारा डिपेंड आपके ग्लूटेन प्रोटीन पे हो जाता है। आवाज आ रही है गुलान जी भाई? जी जी जी। सदाम, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। क्या क्या आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। यही शफी मोहम्मद ये जारिको साहब ने लिखा है।
अच्छा, ये तो शायद मेरे लेक्चर में नहीं है, बाकी शफी कोई अलग श, शफी मोहम्मद अलग साहब, आप होता तो ये कुछ, मेरे में। जी जी, क्वेश्चन दोबारा लिखिए क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेट की बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज होती है कि मैं डिटरमाइन कह रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी चीज है, अगर हम उसको सर्च कर रहे हैं या उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी को ही हम जो है डिटरमाइन कहते हैं। बाकी कोई ये अलग सा टेक्निकल टर्म है तो सॉरी, ये मेरे जहन में नहीं है। बाकी अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो यही होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ व्हीट एंड व्हाट इज हेक्साप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड। ठीक है। अब मैं आपको जो स्पेसीज बता रहा हूँ ना, आपके जो वीट की जो स्पेसीज है, अगर मैं ट्राइट्रिकम एस्टिवम में बताऊँ तो ट्राइट्रिकम एस्टिवम में भी तकरीबन इसकी 3 स्पेसीज आ जाती है। तो लाजमी है तो उन हर स्पेसीज के अंदर के जीनोम वो अलग होती हैं। तो वो भी मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आप कहते हैं तो वो मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ कि आपकी जो स्पेशीज वीट के अंदर होती है, कि मैंने आपको बता दिया कि ट्राइटिकम एसपीएस। तो इसमें ये होता है कि आप इसके अंदर 3 स्पेशीज आपकी राइस की होती है। 3 स्पेशीज कौन सी होती है? एक आपकी होती है हेक्सापोलाइड, दूसरी आपकी होती है टेट्रापोलाइड, और दूसरी आपकी जो स्पेशीज के टाइप होते हैं वो आपके होता है डाइपोलाइड। अब इसने एक और भी इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हेक्सापोलाइड क्या है। हेक्सापोलाइड हम उसको कहते हैं जिसके अंदर आपके 6 जीनोम हो। जीनोम हम उसको कहते हैं जिसके अंदर आपका जेनेटिक टोटल मटेरियल मौजूद हो, डीएनए मौजूद हो, उसको हम जीनोम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद दूसरा है, दूसरे दिल नवाज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुइटेबल इंटर आर कंपेनेंस क्रॉप्स विथ वीट फॉर एडिशनल क्रॉप। अच्छा, मेरे ख्याल से इंटर क्रॉपिंग की बात कर रहा है। अच्छा, इंटर क्रॉप की अगर हम बात की जाए तो अगर वीट के क्रॉप अगर हम इंटर क्रॉप करते हैं तो लाजमी है आपकी मस्टर्ड होती है या कोई भी ऑयल सीड का शुगर केन, क्रॉप है इवन तो हम वो शुगर केन कर सकते हैं। शुगर केन में भी कर सकते हैं, मगर वो इंटर क्रॉपिंग नहीं होती। इंटर क्रॉपिंग अलग हो जाती है। बाकी ये है कि जब यही होती है ना कि शुगर, फिर वो ये कहलाएगी कि शुगर केन के अंदर हमने वीट को इंटर क्रॉपिंग की है, वीट के अंदर नहीं की है। अगर वीट के हिसाब से बात करेंगे तो फिर हमारा जैसे ऑयल सीड क्रॉप में मस्टर्ड होती है, कैनोला होती है, या रेप सीड होते हैं। ये अगर वीट के साथ हम जो है वो कहीं कहीं पे लगा दे, या वीट के जो हम जब बंस बनाते हैं तो उनके साइडों में जब हम लगाया जाए तो, या उनके अंदर थोड़ा मिक्स किया जाए तो फिर इनको हम जो है इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर जो आपने शुगर केन की बात की वीट की, तो फिर ये होगा, तो फिर शुगर केन के अंदर हम वीट की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, वही बेहतर है। क्योंकि शुगर केन पहले ग्रो होता है। सही। अच्छा, उसके बाद दूसरा है प्लीज एक्सप्लेन द बूटिंग स्टेज। अच्छा, बोटिंग स्टेज तो मैंने आपको पहले ही उसमें बता दी। बोटिंग स्टेज में ये होता है कि जो हमारा क्राप क्राप जो है वो फर्स्ट स्टेज टिलरिंग स्टेज जो है, उसके बाद ये बोटिंग स्टेज आती है। तो इसमें ये होता है कि हमारे जो वीट क्राप है उसके अंदर आपका फ्लैग जो लीफ है वो आपका जो है, उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होती है। तो इसी को हम जो है बोटिंग स्टेज कहते हैं, और ये भी क्रिटिकल स्टेज में क्राफ्ट में आ जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्राइप्रोसिस डेफिनेशन बताएं। क्राइपोसिस जी। क्राइपोसिस की जो डेफिनेशन यही है कि जो आपका फ्रूट, मैं आपको ये बताऊं, द फ्रूट ऑफ वीट क्रॉप इज नोन एज क्राइपोसिस, जिसमें आपका ग्रेन आ जाता है। ये क्राइपोसिस आपका राइस में भी आ जाता है, ये आपका मेज में भी आ जाता है, ये आपका सारगम में भी आ जाता है। इसका सिंपल ये डेफिनेशन है, जो वीट का फ्रूट या जिसको ग्रेन कहे को हम जो है क्राइपोसिस कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि के ट्रिपल के वैरायटी के बारे में बताएं कि उसका सीड अच्छा, रेट क्या है और सर्टिफाइड है या नहीं।
ट्रिपल के ये जो है, इसका नाम ट्रिपल के का मकसद ही ये है, जो करम खान कलेरी है हमारा साइंटिस्ट, वो उसके नाम पे है, इसलिए हमको ट्रिपल के कहते हैं। और ये जो वैरायटी है, ये भी हमारी जो है रजिस्टर हो गई है। इसकी इसका भी जो सीड रेट है वो 50 kg से लेके 60 kg तक लगता है। और ये भी, अगर जैसे मैंने सिंध की बात की थी कि साउथ सिंध की या नॉर्थ सिंध की, ये भी वहीं पे लग जाती है। और इसका भी जो यील्ड पोटेंशियल है सिंध के हिसाब से देखा जाए, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन दी जाए, तो इसकी एवरेज जो यील्ड है वो आपकी 60 से 65 तक होती है। अगर पोटेंशियल इसका जो होता है वैरायटी का, वो आपकी 70 से लेके 80 मन तक इसकी भी एवरेज होती है। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्लियर नहीं है। टाइप ऑफ रूट्स, जो अब आपकी जो वीट की होती है ना, एक मैंने इनको बताई थी कि आपकी टेम्परेट रूट होती है और दूसरी इनकी क्राउन रूट होती है। टेम्परेट रूट होती है कि ये रूट जो वीट क्रॉप में होती है, जब हम वीट की जर्मिनेशन हो जाती है, तो जो आपका वीट क्रॉप जो है 4 या 5 दिन का या 15 दिन का हो जाता है, तो फिर उसकी टेप रूट जो है वो हो जाती है, जिसको हम सेमिनल जो है वो रूट कहते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेकंड फेज में आ जाता है, तो फिर उसकी जो है क्राउन क्राउन रूट हो जाती है। तो क्राउन रूट जो है वो डीप रूट हो जाती है, तो लाजमी है वो न्यूट्रिएंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा सदा, मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं, हमने पहले जवाब दे दिया है। जैसे टिलरिंग एंड डाफ के बारे में बोल रहा है, फार्मेशन, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर 1 बाय 1 करके आए हैं और ऊपर। दूसरे ने ये क्वेश्चन किया है कि लोम्स मीन क्या है। लोम्स हम कहते हैं जो चीकी सॉइल हमारी है, ठीक है ना, जिसमें थोड़ी सैंड भी आपकी मिक्स हो, और आपकी क्ले सॉइल, जो क्ले पार्टी क्ले है वो भी मिक्स हो। और ये सारी चीज़ें जब इनको मिक्स हो गए उनको कहेंगे। और ये जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर जो है कंपेक्टेड नहीं होती है, और वो क्रॉप के लिए अच्छी होती है। और ये मोस्टली हमारे सिंध में जो है किले और लोम जो है वो टेक्सचर मौजूद होता है। अच्छा, किसी का मुझे पर्सनल पेश याद है, एसएमएस आया कि लेट वैरायटी में जैसे सदाम ने बताया कि हमारी टंडोजाम 83 है वो, और किरण खासतौर पे टीजी टंडोजाम 83 83 टीजी 83 और किरण 95 95, ये दोनों लेट वैरायटीज में काउंट होती है। मेरे लेट ख्याल से वैरायटी है। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने और ले लिए। गुलाम नबी, हाँ, ये टाइम। लेट वैरायटी होती है। हाँ, इसमें एक चीज उनको बताता चलो, लेट वैरायटी होती है और उनका जो सीड रेट है वो 50 kg नहीं होगा। ये आपका 60 से 70 kg फिर भी जो लगता है, जब आपकी ये लेट वैरायटी होती है तो। अच्छा, उम्मीद करते हैं आपका ये लेक्चर बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारा ये टाइम जो है ना सेशन का ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। काफ़ी जो क्वेश्चन है वो हमने ले लिए हैं, आपके पास स्लाइड